कैसे हो भाई? आवाज आ रही है? बढ़िया है। आज एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी है ना, एक बच्चे का मैसेज आया। वो वाइब्रेंट का सेंटर है ना, वारंगल, तो मैंने उसका एक वीडियो पोस्ट किया था। मतलब पोस्ट किया, वो स्टेटस पे लगाया था। तो मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया। तो मैंने देखा, उस बच्चे की प्रोफाइल देखी। वो खुद मैं उसको जानता हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि मैं आईएएस हूँ और पोस्टेड हूँ वहाँ पे तेलंगाना में। और उसका भाई है, वो आईपीएस है। ठीक है, दोनों ही जबरदस्त हैं यार। आईआईटी में उसकी रैंक थी। कुछ कुछ बच्चों का मैं रैंक के साथ शेयर कर लेता हूँ। उसकी रैंक थी आईआईटी में 2732। उसके बाद उसने आईएएस दिया, 23 रैंक लाया। भाई भी यहाँ वाइब्रेंट पढ़ा था। फिर वो आईपीएस बन गया। तो है ना, देख बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है यार, मतलब है ना, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे देखो, कल पर सब पढ़ रहे थे, आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं। मतलब आईपीएस समझ लो, पूरा सिटी का लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। आईएएस है तो पूरा सिटी की वो है। तो बड़ा प्राउड फील होता है यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि ईश्वर ने है ना, बहुत हमको स्पेशल आशीर्वाद दिया है ना। चलो, ऐसे कल को तुम्हारे बारे में भी बोलेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे आईएएस हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। हम तो बस अभी तो मैं तो 20-25 को ही जानता हूँ। बच्चे यहाँ चले जाते हैं तो मतलब आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं। इसको क्रैक करने का मतलब आगे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आईएम में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, स्टार्टअप्स में हैं, है ना। या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बड़ी टेक कंपनी में बड़ी पोस्ट पे है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मुश्किल काम के लिए खुद को टफ बना के रखो ना, मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तो बस ये सोचो कि लाने हैं, नहीं आएंगे तो लाएंगे। और मेहनत करके लाऊंगा। देखो, मेरा एक फंडा है जीवन का। मेरा एक जीवन का फंडा है जिस पे मैं काम करता हूँ। मैं कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोचता हूँ कि यार मुझे आयरन मैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मेरे को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं उसको 10 बार सोचता हूँ। और एक बार मैं डिसीजन लेता हूँ ना कि मेरे को ये करना है, उसके बाद फिर मैं ये नहीं सोचता कि यार मतलब ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अगर मैं कोई चीज करनी स्टार्ट करता हूँ और उसमें फेल हो जाता हूँ, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट टाइम डबल ताकत से करता हूँ। यानी जब भी मैं गिर जाता हूँ जीवन में, अगली बार मैं दुगनी ताकत से उठता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी जीवन में गिर जाओ, या लो फील करो, लो मार्क्स आए या फेल हो जाओ, इसका मतलब है कि अगली बार डबल ताकत लगानी है। ईश्वर आपको कुछ बड़ा करवाना चाह रहा है, ऊपर वाला भगवान चाह रहा है कि आप कुछ बड़ा करो। समझ गए? ठीक है। और ये प्रॉब्लम वर्ड, बैकलॉग वर्ड, ये सब यूज मत किया करो। ये सब है ना, नेगेटिव, दिमाग में नेगेटिविटी भर देते हैं। प्लान शेयर किया करो, प्लान, कि ये, हाँ, प्लान शेयर किया करो कि यार ये करना है। दिस इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 10 डेज। दिस इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 20 डेज। ठीक है। अनीस यार, मैं मेरे पिताजी बस कंडक्टर थे। मेरे पिताजी की जो सैलरी थी ना, उसमें हमारा घर का गुजारा नहीं चलता था। दोनों भाई, मेरा छोटा भाई और हम दोनों पढ़ते थे। हम कैसे पढ़े मैं जानता हूँ। तुम तो मेरे से मल्टीपल टाइम अच्छी पोजीशन पे हो। इसलिए एक्सक्यूज नहीं देना है। हमने भी जीवन में कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। हमें तो जो मिला उसको करते गए, करते गए, करते गए। तो अगर आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, तो अगली बार बढ़ाएंगे। दैट्स इट। माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है ना अपने को। और ये एग्जाम कैसा है, ये आपको रोज बोलेगा। ये एग्जाम आपको हर टाइम चैलेंज करेगा। आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन अपने को बनाना है कि मैं करके रहूंगा, आई विल डू इट। वो मैनिफेस्ट करते हो ना, मैनिफेस्ट करना है कि बढ़िया कॉलेज में जाऊंगा, बढ़िया अच्छा करूंगा। पहले से दिमाग को उसको फीड करके रखो। ठीक है, चलो। अब बताओ क्या होमवर्क था? होमवर्क क्या था? कौन सा डीपी डाउट है बताओ। डीपी नंबर बताओ।
100 आए हैं, 300, इट इज वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज गुड कि तुमने एग्जाम दिया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया। एग्जाम में 100 लाइट्स, ओके, इट इज गुड। कम से कम जेई तक 20-25 एग्जाम देने हैं तुमको। कौन सा डीपी था बताओ जल्दी से। अच्छा, लास्ट क्लास में, अच्छा टेस्ट था, ओके। चलो फिर, अच्छा ओके, गॉट इट। तो हेडिंग लगाओ। आपको हेडिंग लगाना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सी एच, कार्बन एच की बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करनी है। हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल कहेंगे, दिशांक था, सक्सेसफुल रहा। तुम्हारे साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट तुम्हारे साथ पता है क्या है? वाइब्रेंट में जो सब लोग पढ़ा रहे हैं ना, आपको आईआईटी एडवांस की पढ़ाई हो रही है आपकी, मतलब आपको जो क्रैक करना है उसका रास्ता आपको बता दिया गया है, उसके कॉन्सेप्ट बताए, लेवल क्या है वो सब बता दिया है, अब आपको करना है। समझ गए? ठीक है, चलो लिखो, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच। हमको ये बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है, तो हम बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं? इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे, है ना, ब्रेक करके बनाएंगे हम रेडिकल, और साथ में बनाएंगे एच डॉट। और एक और एग्जांपल है, सपोज करो ये H1 है, ये H1 आ गया, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बनेगा रेडिकल, ये आएगा H2। ये समझ में आ रहा है, H1 एंड H2, ठीक है। अब आप ये बताओ, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब बनेगा जब इफेक्टिव कॉलिजन होगा। अगर कॉलिजन मतलब इफेक्टिवली टकराएंगे ना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो अगर रेडिकल मतलब हम गैस फेज में यूज करते हैं मैकेनिज्म, हमेशा ये बॉन्ड एनर्जी गैस फेज में करते हैं। गैस फेज में क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सॉल्वेंट हुआ ना बीच में, मान लो वाटर है, अल्कोहल है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट कॉलिजन होगा। तो अगर गैस फेज है तो कोई सॉल्वेंट नहीं है ना, तो बॉन्ड एनर्जी इज कंपेयर्ड इन द गैस फेज। गॉट इट? तो हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौन इफेक्टिवली कोलाइड करेगा। जितना इफेक्टिव कॉलिजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे ये H1 इससे कोलाइड कर रहा है, ऐसे ही इसमें S2 कोलाइड कर रहा है। तो अब देखना है कि दोनों में से किसमें इफेक्टिव कॉलिजन होगा। ये समझ में आ रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन। अब आप मुझे ये बताओ कि एक लोकलाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज है, तो बताओ किसमें कॉलिजन इफेक्टिव होगा? कौन H डॉट सी डॉट में आसानी से टकरा पाएगा? जो लोकलाइज्ड है वहां पे या जो डीलोकलाइज है वहां पे? व्हाट इज योर आंसर? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? बताओ किसमें इफेक्टिव कॉलिजन होगा? H1 और H2 में से बताओ। मतलब एम, तुम क्वेश्चन समझ रहे हो ना, एम क्या है कि ये इससे टकराए, सिर्फ इसी से टकराए, इफेक्टिव टकराए। तो एक ये फिक्स है और एक ये डीलोकलाइज है, तो किसमें इफेक्टिवली कॉलिजन होगा? इफेक्टिव कॉलिजन कब होगा, लोकलाइज में या डीलोकलाइज में? कुछ लोगों का आंसर लोकलाइज है, कुछ लोगों का आंसर डीलोकलाइज है। सब लिखो आंसर, गलत सही अलग बात है, लिखो। गुड।
चलो मैं एक कहानी सुनाता हूं, स्टोरी सुनाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये कैटरीना कैफ का घर है। किसका घर है? कैटरीना कैफ। और एच डॉट इससे मिलने जा रहा है, ऐसे समझते हैं, है ना। एच डॉट किससे मिलने जा रहा है? के एफ मतलब कैटरीना कैफ से। उसका एक ही घर है, कैटरीना कैफ का एक घर है ना। और दूसरा है ये डीलोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस कर रहा है, यानी रेडिकल 1 पे भी है और रेडिकल 3 पे भी है। ये समझ में आ रहा है? ये 1 पे भी है और ये 3 पे भी है। इसमें ये एच डॉट कोलाइड कर रहा है ना। इसके दो घर हैं। ये सपोज करो ऐश्वर्या राय है, ए आर मीन्स ऐश्वर्या राय। उसके दो घर है ना, वो अमिताभ बच्चन वाले घर है ना। अमिताभ बच्चन वाले घर इसी के तो हैं। तो ये 1 पे भी है और ये 3 पे भी है। अब ये एच डॉट जब इससे मिलने गया, किससे मिलने गया? ऐश्वर्या राय से मिलने गया। तो कौन अच्छे से मिल पाएगा? ये H1 अच्छे से मिल पाएगा या H2 मिल पाएगा? किसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? दो घर या एक घर? तो बताओ किसमें इफेक्टिवली मुलाकात होगी? कैटरीना कैफ से आसानी से मुलाकात होने की पूरे चांस है या फिर ऐश्वर्या राय से मुलाकात होने के पूरे चांस है? बोलो भाई। H1 से होगा ना भाई, कैटरीना का। हाँ, 1 से होगा। क्यों? वो लोकलाइज्ड है। हमारा एम क्या है? कॉलिजन करना, कॉलिजन। तो कॉलिजन कब होगा? कैटरीना कैफ का तो एक ही घर है, इफेक्टिवली जाके कोलाइड हुआ तो अच्छे से बॉन्ड बन गया। ये बात समझ में आई? और यहां पे वो डीलोकलाइज है तो इसके कॉलिजन के चांसेस 50 हो गए, 50%। क्योंकि वो 50% यहां रहेगा, वो 50% यहां रहेगा, डीलोकलाइज है। तो हम ये कहेंगे कि एक घर वाले का कॉलिजन क्या होगा? मोर इफेक्टिव कॉलिजन। ये समझ में आ रहा है? ये होगा हमारा इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। और मान लो ऐश्वर्या राय के 3 घर होते, ये तो ऐश्वर्या राय के 2 ही घर हैं। अगर एक और घर होता तो उसके कॉलिजन के चांसेस क्या होते हैं? और कम हो जाते, है ना। तो अब बताओ कि अगर ये इफेक्टिव कॉलिजन होगा, अब पीछे आते हैं, यानी इसका कॉलिजन जो होगा मोर इफेक्टिव कॉलिजन। मोर इफेक्टिव कॉलिजन कब होगा? जब वो लोकलाइज्ड होगा। लोकलाइज मतलब वो क्या होगा? अनस्टेबल फ्री रेडिकल होगा। ये समझ में आ रहा है? अनस्टेबल फ्री रेडिकल। ठीक है। तो अब मैं ये लिख दूं, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी जो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जितना स्टेबल रेडिकल होगा उतने कॉलिजन लेस इफेक्टिव होंगे। तो अब हमारा होगा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये नोट कर लो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यानी इस केस में आंसर क्या रहा? इस केस में आंसर क्या आ रहा? किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? हम ये कहेंगे कि ये अनस्टेबल है। इफेक्टिव कॉलिजन यानी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? H1 इज ग्रेटर देन H2। जितना अनस्टेबल है उतना इफेक्टिव कॉलिजन है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जितना स्टेबल है उतना लेस इफेक्टिव कॉलिजन है, वीकर बॉन्ड बनेगा। नमस्कार। लिखो इसको, इसको आंसर लिखो और फिर लिखो आप डन 1। यानी हमें क्या करना है? रेडिकल बनाना है, स्टेबिलिटी देखना है। अरे दिसांग, दिसांग लिख रहा है H इज सलमान खान। मेरा ही नाम लिख देते यार। डन 1 लिखो। अरे, अरे, मैरिड होने का मतलब मुलाकात करने जा, मिलने जाना भाई। आरव लिख रहा है सर आप तो मैरिड हो। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे को मैरिज करनी है, मैं तो मिलना चाहता हूँ बस। पता है ऐश्वर्या का एक पड़ोसी अपने यहाँ वाइब्रेंट पढ़ता था पहले, उसका नेबर था।
मैंने उसको कहा भी था यार मुलाकात करवा देना यार, पता नहीं उसका फोन नंबर ही नहीं मिल रहा है। थैंक यू दक्ष। पहले लिख के लिखो डन वन। अनिकेत कह रहा है एच तो मैं हूं, एच के लिए कंपटीशन चालू हो गया है मतलब। वेरी गुड। ठीक है, उत्कर्ष देवनाथ। डन वन लिखो फटाफट। बस हमें क्या देखना है, बॉन्ड एनर्जी इज किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेडिकल। थैंक यू दिशांक। डन वन लिखो फटाफट। चलो, हो गया। सेकंड एग्जाम, कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर आज आप प्रैक्टिस करना। आपको ये दो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी है, H1 एंड H2। तो बताओ क्या आंसर होगा, H1 या H2 बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताओ। पहले आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर हम H2 ब्रेक करेंगे ये रेडिकल बनेगा, है ना। ये कब बनेगा, जब H2 ब्रेक किया, और जब H1 ब्रेक किया तो ये रेडिकल बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, ये है 1 डिग्री रेडिकल, ये है 2 डिग्री, यानी इसके 9 अल्फा है, इसके 1 अल्फा है, ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब लेस बॉन्ड एनर्जी, तो यह क्या होगा, H1 इज ग्रेटर देन H2, क्योंकि ये 1 डिग्री वाला क्या है, अनस्टेबल। समझ गया आप, H1 ग्रेटर देन H2 होगा, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया ना, H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा। अनस्टेबल की बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा होगी, H2 इज ग्रेटर देन H1। गॉट इट। यानी जो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और एक आपको यह भी ध्यान रखना है, विनाइल एंड अराइल, विनाइल अराइल आर हाईली अनस्टेबल। जैसे अपने विनाइल कैटायन अराइल कैटायन थे, वैसे ही अराइल विनाइल आर हाईली अनस्टेबल रेडिकल्स। ठीक है। अरे तेजस, ये कस्टमर केयर थोड़ी है यार, कौन सी क्लास कब चालू होगी, यहाँ सिर्फ वो सब वहां जाके पूछो CW को, CW पे पूछो, यहाँ सिर्फ क्लास के बीच में पढ़ाई की बात क्या करो। हाँ रेंचो फरहान वो थे ना हमने, 3 अनस्टेबल कैटायन, 3 इडियट्स जैसे। ये नोट करके लिखो, डन 3, डन 2 सॉरी। रेहान बच्चों से सीखी, बच्चों और बुक्स से। अरे हाँ 2 डिग्री नहीं सॉरी, 3 डिग्री, 3 डिग्री। थैंक यू।
लिख लिया? डन टू लिखो। पहले पढ़ाता था 93 में। कोटा में सिस्टम नहीं है। चलो, डन डन टू लिख लिया। आपको कंपेयर करना है H1 H2 S3। कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ H1 H2 S3 और आंसर लिखो अपना क्या है। कमेंट में आंसर लिखो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले ट्राई करो एक बार। हाँ नादिर, एक बार ट्राई करो फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसको ट्राई करो। कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। नहीं, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। इक्वल तो कैसे होंगे? इक्वल डिट्टो एक जैसा होना चाहिए। नहीं नहीं, सही नहीं लिख रहे हो। इसका सही आंसर स्वस्तिक का। स्वस्तिक का सही है, त्रिनम का सही है। भाई आप ये बताओ, ये कौन सा है? ये एल्किन से लगा हुआ ग्रुप, मतलब ये क्या है? विनाइल। ये क्या है? हमारा विनाइल है ना। यहां रेडिकल अगर हम बनाएंगे तो विनाइल रेडिकल क्या बनेगा? सबसे अनस्टेबल। अनस्टेबल बनेगा ना भाई। और यहां जब रेडिकल बनाओगे तो वो क्या बनेगा? यहां रेडिकल, अगर अपन ने S2 में रेडिकल बनाया, ये क्या हुआ? रेजोनेंस +2 डिग्री। और S3 में बनाया तो क्या हुआ? सिंपल 2 डिग्री। तो ये सबसे स्टेबल बना ना भाई। और ये H1 वाला, ये विनाइल है, सबसे अनस्टेबल, है ना। तो ये H1 वाला बना, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? H1। फिर कौन होगा? H3। फिर कौन होगा? H2। वाई H1? बिकॉज इट इज विनाइल। फिर H3 क्या है? 2 डिग्री। और H2 सबसे स्टेबल है, रेजोनेंस +2 डिग्री। H1 ग्रेटर देन H3 ग्रेटर देन H2। हाँ सही है। ध्यान रखो, विनाइल अराइल आर हाईली अनस्टेबल। विनाइल हो, अराइल हो, केयरफुली करो इसको ध्यान से। RHI लगाओ, डॉट बना के RHI लगाओ। फिफ्थ का आंसर दो, फिफ्थ। अरे ये सब मुझे पता नहीं है भाई तेजस, ये सब बाहर जाके पूछो। थोड़ा टाइम लेना है, सोचना है, फिर आंसर देना, डायरेक्ट नहीं देना है।
सही आ रहा है। जैवल का सही है, ओम का सही है, ग्रीस का सही है, ध्रुव का सही है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो यहां रेडिकल बनेगा ना, तो सबसे पहले आएगा H1। यहां रेडिकल मतलब H1 मतलब ये कौन सा बनेगा बताओ, अराइल फ्री रेडिकल। फिर यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां रेडिकल बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और यहां वाला 1 डिग्री। फिर आएगा H3, फिर आएगा H2। H3 में क्या हो रहा है बताओ, 1 डिग्री, या अल्फा काउंट कर लो। H2 सबसे स्टेबल है, रेजोनेंस +2 डिग्री। करेक्ट। RHI लगाना है आपको, देखो आप सब जगह RHI लगाओ, और साथ में ये ध्यान रखो, अराइल एंड विनाइल आर अनस्टेबल। और वो डबल बॉन्ड डार्क इसलिए कि डबल बॉन्ड दिख रहा था, इसलिए मैंने डार्क कर दी। आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? RHI लगाया करो प्लस विनाइल अराइल। ये सब लिख के लिखना है आपको। डन 3। डन 3 हो गया। चलो। अब इनको लिखो। ट्राई करो उसको।
अरे यार तेजस, एडमिशन एडमिशन की बातें यहाँ मत करो यार। वाइब्रेंट की वेबसाइट पे जाके देखो, वहाँ पता चलेगा। जब भी अपडेट आएगा वहाँ आएगा। ऑनलाइन देखना है, सीट ब्लू को जाके देखो, ऐसे परेशान मत हो क्लास में। चलो, फिफ्थ का आ गया भाई। ये वाला अच्छे से करना है ना, इसको बढ़िया से करना आप। इसका आएगा, फिफ्थ का तो क्या आएगा, ये विनाइल है ना, विनाइल। एल्कीन पे बना मतलब विनाइल। H1 ग्रेटर देन H2, ये है विनाइल। एंड कार्बन नेक्स्ट टू एल्कीन, अल्फा वालों क्या बोलते हैं, एलाइल। ये है एलाइल रेडिकल। एलाइल मतलब, एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड सी। विना एलाइल किसको बोलते हैं, 3 कार्बन, ये एलाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप है। और बेंजाइल किसको बोलते हैं, बेंजाइल, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, ये बेंजाइल है ना। चलो, अब बताओ सिक्स्थ कैसा होगा। सबसे पहले तो H3 होगा। क्यों, एल्कीन मतलब अराइल इज अनस्टेबल। फिर यहां पे 1 और 2 में कौन होगा, 2 > 1, क्योंकि 2 में हो रहा है 2 डिग्री, और 1 में हो रहा है रेजोनेंस +2 डिग्री। तो सबसे स्टेबल रेडिकल तो यहां बन रहा है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। ठीक है, चलो अब सेवंथ में आ जाओ। सेवंथ का आंसर लिखो। सबसे ज्यादा H2 होगा, क्योंकि ये है विनाइल। क्या होगा सेवंथ का बताओ। सेवंथ का सबसे ज्यादा आएगा H2। फिर कौन आएगा, तो फिर आएगा H6, फिर आएगा H4, फिर आएगा H5, फिर आएगा H1, और फिर आएगा H2। कैसे, सबसे पहले H2 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है हमारा विनाइल। फिर H6 कितना है, 1 डिग्री। H4 कितना है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जब मैं डिग्री लिख रहा हूं ना, डिग्री का मतलब अल्फा काउंट कर लो, है ना। फिर H1, H1 में क्या हो रहा है, रेजोनेंस +1 डिग्री। और H2 में क्या हो रहा है, रेजोनेंस +2 डिग्री। ये देखो ना, देखो ये रेडिकल रेजोनेंस में है, रेजोनेंस प्लस ये अल्फा भी तो होंगे एक्स्ट्रा, यानी डिग्री है अल्फा लिख लो। ये रेडिकल भी रेजोनेंस में है, तो ओनली रेजोनेंस +1 डिग्री। तो हमारे दो रेडिकल रेजोनेंस में, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ ये मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर अल्फा। इसके अल्फा भी तो होंगे, या ऐसा बोल दें 2 डिग्री है। अनिका ऑल करेक्ट। अर्षित, बोलो अर्षित। अरे H3 कहाँ गया, नहीं H3 सॉरी, लास्ट में H2 2 बार आ गई, ये H3 है सॉरी, मैंने 2 लिख दिया, ये 3 है। H3 इज द लास्ट, ये वाला सबसे लास्ट होगा ना। समझ गए। हाँ सही कर दिया मैंने, H3 है। हनी, गलत काउंटिंग, हाँ सही कर दिया मैंने। आगे तैयार हो, अगले क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अराइल विनाइल RHI में पहले रेजोनेंस प्लस डिग्री, है ना। 264513, 264513, हाँ परफेक्ट है। चलो गुड। अब करते हैं 8th क्वेश्चन।
बनाओ उसको। देखा था ग्रीस तुम्हारा सही था, मैंने देखा था। केयरफुली करना है इस बार, है ना। लिखो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वैसे सिस्टमेटिक बना के लिखो। करो, अभी तक सही आंसर नहीं आया, चेक करो, जल्दबाजी मत करो, लिखो। हाँ हाँ। 642351। मनन चेक करो अपना अच्छे से। बाकी ग्रीस, ग्रीस का सही है, शिवांश का सही है, विनय, क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये देखो, ये है अराइल, ये अराइल है ना। और यहां क्या हो रहा है, यहां ब्रेक करेंगे तो यहां रेजोनेंस होगा ना, रेजोनेंस +1 डिग्री। यहां ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, रेजोनेंस +2 डिग्री। और यहाँ सिंपल 2 डिग्री, सिंपल 3 डिग्री, सिंपल 1 डिग्री। तो ओवरऑल क्या रहेगा बताओ इसका। सबसे पहले रहेगा H6, है ना। फिर रहेगा H4, फिर H2, H3, फिर कौन रहेगा, H5, H1। सही लिखा है मैंने, 642351। हाँ, 6 वाला क्या है, अराइल, ऐसे लिखो, 6 इज अराइल। 4 क्या है, 1 डिग्री, नो रेजोनेंस, या 1 डिग्री या अल्फा लिख लो, 1 डिग्री या ऐसे लिखो 1 अल्फा। ये क्या है हमारा, 2 डिग्री, 2 डिग्री या लिखो 3 अल्फा H। ये 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री या लिखो 8 अल्फा H। और 5 क्या है हमारा, 5 कहाँ गया, 5 इज रेजोनेंस +1 डिग्री। और 1 क्या है हमारा, रेजोनेंस +2 डिग्री। सबसे स्टेबल कहाँ बनेगा रेडिकल, सबसे स्टेबल यहां बनेगा। ये ध्यान रखो, रेजोनेंस 1 डिग्री, रेजोनेंस 2 डिग्री, और अराइल, विनाइल सबसे अनस्टेबल। आगे बढ़े।
उत्सर्ग करेक्ट, ठीक है। ये सब हो गया हो तो लिखो डन 4। एक और सवाल करते हैं। गीतेश मजा आ गया, वेरी गुड, ठीक है। एक और करेंगे, अच्छे से करना है ना। ऑल करेक्ट जेवल प्रिंस, गुड। चलो एक और सवाल करते हैं, 9। इसका करो, कोई नहीं, गौरी ट्राई करो, इसको केयरफुली करो। हार्दिक समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो फिर से ट्राई करना, आ जाएगा। जरूर नहीं कि तुमको एक बार में आ जाए। बाकी लोग अपना आंसर लिखो। 8 एग्जाम्पल हो गए हार्दिक, तुम्हें वापस देखने की जरूरत है, या तो तुम ऑनलाइन में इधर उधर चले गए होंगे बीच में। पूरी बात सुनी और समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको ध्यान से करना, करेक्ट आना चाहिए। नहीं नहीं, डिग्री अलग अलग है, डिग्री देखा करो। इसमें सबसे पहले ये H2 है, देखो ये यहां से ब्रेक करोगे ना, यहां से ब्रेक करोगे तो ये तो विनाइल है ना। सबसे पहले तो आएगा H2, क्योंकि ये है विनाइल। अब देखो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल, यहां रेजोनेंस होगा +1 डिग्री, यहां भी रेजोनेंस होगा +2 डिग्री। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? H4। H3 इज ग्रेटर देन H4। H4 लास्ट क्यों आया? रेजोनेंस +2 डिग्री। H1 क्या हुआ? रेजोनेंस +1 डिग्री। अब रह गया ये 1, यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 1 डिग्री रेडिकल। यहां भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 2 डिग्री, यानी ये अनस्टेबल हुआ। तो फिर आएगा H1 इज ग्रेटर देन H5। बस आपको डिग्री देखनी, विनाइल अराइल को फर्स्ट कर दो, बाकी में डिग्री देखो, जहां रेजोनेंस हो रहा है रेजोनेंस +डिग्री देखो। ये है ना 21534, परफेक्ट। हो गया पूरा करेक्ट एक बार। 7 गलत करने के बाद 8वां सही हो गया।
हाँ तो बिल्कुल सही है, एक सही हो जाना चाहिए फिर सारे सही होने लगेंगे। आगे बढ़े। इसका क्या आएगा 10th का? मोर डिग्री मोर अल्फा एक ही बात है। 10th का लिखो। हाँ, 10th का क्या आएगा, H2 ग्रेटर देन H1 ग्रेटर देन H3, क्योंकि H2 क्या है हमारा, विनाइल रेडिकल अनस्टेबल। H1 क्या है, रेजोनेंस +1 डिग्री। H3 क्या है, रेजोनेंस +2 डिग्री। समझ गए? वेरी गुड। अच्छा, अपने पॉइंट टू रिमेंबर कितने हो गए थे? पॉइंट टू रिमेंबर कितने हो गए थे? स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर कितने हुए थे? 6 हो गए थे। ओके, चलो एक सवाल और करते हैं, फिर एक पॉइंट टू रिमेंबर करेंगे। एक पॉइंट टू रिमेंबर आप और लिख लो, ये लिखो sp2 कार्बन इन 3 member ring is unstable. sp2 carbon in 3 member ring is unstable except aromatic molecules. sp2 in 3 member ring is unstable, मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास एक 3 member रिंग है और ये भी एक 3 member रिंग है, तो इसमें कितने sp2 कार्बन है, ये वाला कार्बन रिंग में sp2 है, इसमें रिंग में 2 कार्बन sp2 है। मोर sp2 कार्बन इन 3 member रिंग मोर अनस्टेबल। अल्फा से कोई मतलब नहीं है, इसके 4 अल्फा हैं, इसके 5 अल्फा हैं, दिस इज मोर स्टेबल। sp2 कार्बन इन 3 member रिंग इज अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, जबकि 120 होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल होता कितना है अंदर, 60 डिग्री। तो कितने का स्ट्रेन हुआ, तो 60 डिग्री का स्ट्रेन डोमिनेटिंग होगा, ये ध्यान रखना है। चाहे अल्फा कम हो चाहे अल्फा ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 60 डिग्री का स्ट्रेन बहुत है इसमें। इसमें भी 60 डिग्री स्ट्रेन है, 60 डिग्री स्ट्रेन है, 2 बार 60 डिग्री स्ट्रेन है, 2 times 60 डिग्री स्ट्रेन, इसमें 1 time है। तो sp2 इन 3 member इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन।
ये वाला पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो। एक आईआईटी कैटायन के बारे में बताया था मैंने, आईआईटी कैटायन। हैप्पीएस्ट में आ रहा हो, ठीक है, वेरी गुड। ये लिखो जरा, लिख के डन 6 लिखो। sp2 इन 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल एक्सेप्ट एरोमेटिक। स्टेबिलिटी, ये किसका ऑर्डर है? sp2 इन 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल, यानी इट इज ए स्टेबिलिटी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ये एल्कीन दे दूं और एक ये एल्कीन दे दूं, तो बताओ ए और बी में मोर स्टेबल कौन है? कंपेयर स्टेबिलिटी। लिखो, कमेंट में लिखो ए और बी में से मोर स्टेबल कौन है। सिक्स मेंबर रिंग है ना, अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोट फॉर्म में। नवंबर नहीं, अपन अपना जीओसी अपने को करना है अक्टूबर में ही। बी इज मोर स्टेबल। वाई बी इज मोर स्टेबल? बिकॉज sp2 इन ये sp2 इन 3 मेंबर रिंग इज अनस्टेबल। ये sp2 कार्बन हो रहा है ना, यहाँ 3 मेंबर में कोई sp2 नहीं है, जबकि यहाँ ये sp2 हो रहा है। अब हम अल्फा नहीं देखेंगे, अल्फा कम हो ज्यादा हो, पहले हमेशा पॉइंट टू रिमेंबर देखना है। समझे आप? हाँ बस, अब इसके बाद अपन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, रेजोनेंस एनर्जी एंड एसिड बेस। तो कोशिश रहेगी अपनी, यहाँ कोई एरोमेटिक नहीं है। नवंबर नहीं, अपने को यही करना है अक्टूबर, 15-18 अक्टूबर तक। दिवाली की छुट्टियां है ना 18 अक्टूबर से, तो ये एसिड बेस में आएगा। दिवाली की छुट्टियां हैं, 18 अक्टूबर से मैं छुट्टी पे जाऊंगा, मतलब तुम भी जाओगे, है ना? 18 से 25। हाँ मैं बता दूंगा, एनसीईआरटी तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो एरोमेटिक रिंग के बारे में आगे बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी में वो तो पढ़ लिया था ना आपने, मैंने जो आपको 3-4 चीजें वो रीडिंग लगाने को कहा था। लसाइन टेस्ट, डूमास टेस्ट, केरियस मेथड, जेल्डाल मेथड। ओके, ठीक है, पढ़ लिया था ये, वेरी गुड, ठीक है, रीड कर लिया था। उसके अंदर सॉल्ट एग्जाम्पल है, वो भी कर लेना, है ना? 7 दिन की छुट्टी क्यों? 18 तारीख से छुट्टियां हैं वाइब्रेंट में, 18 से 26 तक, 26 तक। यार उसके बाद अपन करेंगे मतलब
ये खत्म हो जाएगा, फिर तुम दिवाली के बाद आओगे, टॉटोमेरिज्म वगैरह करा दूंगा, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल। और फिर अपन नवंबर में रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, नवंबर में करेंगे। हाँ, वो एक दो बार वापस रिवाइज कर लेना। हाँ, वो एक बार धारिया, एक बार रीडिंग करना उसको, दो एक बार। वो मेंस के लिए, एडवांस में तो लसाइन टेस्ट है, लेकिन पढ़ना है। ठीक है। जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के बाद हाइड्रोकार्बन फॉर क्लास 11th। जो 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वो सारी चीज करेंगे। 11th के एनसीईआरटी में जीओसी है, 11th के एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म है, 11th के एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन है। तो वो मैं आपको बोर्ड के हिसाब से सारा करा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है, प्रैक्टिस वाला है सब, है ना। इजी है, मेरे को इजी लगता है, और तुमको भी इजी लगेगा, बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करती रहनी है। आईयूपीसी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल जरूरत नहीं आ रहा, बस वो रिवाइज करो, एनसीईआरटी के आईयूपीसी के एग्जांपल पढ़ो, सॉल्ड अनसॉल्ड सब, 11th 12th सारी। ठीक है ना। आज आज का जो टेस्ट होने वाला है, बड़ा टेस्ट है, पूरा रिवीजन टेस्ट होगा। थ्योरी बुक यार सौदर राणा, ऐसा कैसे पूछो, थ्योरी बुक अपनी आती है, सोलोमन्स की बेस्ट। क्या, वो कहता है ना, दुनिया में सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, अपनी है। दूसरों की, उनकी भी बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है। ठीक है ना। कोई नहीं, एक बार में समझ नहीं आया तो दो बार पढ़ो। हाँ, एक बार में नहीं आया तो दो बार में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आज का आज एक्चुअल में क्या हुआ, कोटा के अंदर एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। एक बच्चा था, 13 साल का और 15 साल का। एक कोटा में किसी कोचिंग के फैकल्टी मेंबर हैं, उनके दोनों दोनों बच्चों की डेथ हो गई, है ना। दोनों बच्चों की डेथ हो गई, उनका एक बच्चा था उनका 13 साल का, एक 15 साल का। और दोनों बच्चों की डेथ होने का रीज़न जो था, वो ये था कि उनके फ्लैट में शॉर्ट सर्किट हो गया था, है ना। और शॉर्ट सर्किट से वो बच्चे, रात को 11:30 बजे हुआ, और वो बच्चे सो रहे थे, और घर पे कोई था नहीं, उसकी मदर भी कहीं बाहर गई थी, फादर भी कहीं बाहर गए थे। तो हुआ ये कि शॉर्ट सर्किट से इतना धुआं हो गया, वो बच्चे सो रहे थे, उनको मतलब वो नींद में उनको पता ही नहीं चला, इतना वो सफोकेशन से दोनों बच्चों की डेथ होगी। बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई है। तो उनके वहाँ बैठक है आज 4:30 बजे, तो मेरे को वहाँ जाना है 4:30 बजे, है ना। तो उसमें मतलब ये पता चला कि शॉर्ट सर्किट हुआ, और वो बेडरूम में सो रहे थे, है ना। और वो पहले, है ना, ड्राइंग रूम के अंदर शॉर्ट सर्किट होके सोफे के अंदर चिंगारी गिरी, तो सोफा जल गया, और वो वायर जलता ही रहा, वायर जलता ही रहा। तो इतनी धुआं हो गई कि एक बच्चा तो मिला बाथरूम में, एक बच्चा मिला उसमें ड्राइंग रूम में। तो अपन प्रार्थना करेंगे। तो एक तो आप भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों बच्चों की आत्मा को शांति मिले, और दूसरा हम प्रार्थना करते हैं कि परिवार को इतना बड़ा दुख भगवान किसी के साथ ना करे, है ना। सबको स्वस्थ रखे, सबको सुखी रखे, है ना। किसी को इतना बड़ा दुख ना दे, हे भगवान, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ठीक है। और अभी उसमें तो अपने को ध्यान रखना है, घर है ना फुली सफोकेटेड, मतलब अपन कई बार घर से बाहर जाते हैं ना, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना ऐसे कि यार तुम कहाँ जा रहा है, कहाँ सो रहे हो। तो किसी ना किसी को सब पता होना चाहिए कि आप कहाँ सो रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, है ना। और आप कहीं बाहर जा रहे हो गाड़ी लेके, तो आपको पीछे फैमिली को पता होना चाहिए मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, भगवान ना करे कुछ हो जाए। तो इसलिए हमेशा ना लोगों को अपने जो सिस्टम है ना पुराने वाले, बिल्कुल सही है कि भाई बेटा कहाँ जा रहा है ना, तो बता के जाओ। कहीं सो रहे हो तो बता के सो कि उस रूम में सो रहा हूँ, है ना। और वैसे अगर बहुत ज्यादा ऐसा कभी हो जाए, तो उसका तरीका ये होता है, अगर मतलब अगर आप होशो हवास में हो, तो तरीका ये होता है कि आप जमीन पे लेट जाओ, और गीला कपड़ा कर लो, मुंह पे लगा लो, जमीन पे लेट जाओ, रेंगते रेंगते बाहर निकलना है। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं ना, तो वो इतना धुआं होता है ना, सफोकेशन से अपना एकदम, मतलब तुम सोचो तुमको सामने अपने को दिख नहीं रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना धुआं हो गया, तो अपन घबरा जाएंगे। तो लेकिन अपने को घर का नीचे होंगे ना, तो धुआं तो ऊपर आता है, तो नीचे लेटते हुए रेंगते हुए बाहर निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ, पापा जगराते में गए थे, वही बिल्डिंग में नीचे जगराता था, एक वो एक और फैकल्टी मेंबर है उनका था। तो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। हाँ, उनको पता ही नहीं, वो तो सोए बस बेचारे, वो तो सोए 10:30 बजे और हो गया। तो भगवान उनकी शांति दे। मैं तो मतलब संडे को सुन के ही शौक हो गया, मतलब एकदम।
अच्छा, कितने डीपी बना लिए थे आपने? कितने डीपी हो गए थे आपके? कितने डीपी हो गए थे? हाँ सही है, पूरक पूरक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितने डीपी हो गए थे? कौन सा डीपी हो गया? 79 हो गया था ना। और ये 82 83 कर लिया आपने। अब ये कर सकते हो, 82 83। इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन कराया नहीं है, लेकिन आप उसको ट्राई करना। ये 82 करो एंड 83 करो, ठीक है। 82 83। हाँ ठीक है। अरे नंबर अलग हो गए। तो अब तो फाइनल होमवर्क रहा तुम्हारा 81 एंड 82। 81 एंड 82 इज द फाइनल होमवर्क। ठीक है, 81 82। 72 75 कब करनी है? 72 75 नहीं हुई है क्या? अरे यार, मुझे लगा हो गया। ये वाली नहीं हुई है 72 75? अच्छा, ये तो एक तो नया एकदम फाइनल तीसरी बार चेंज हो रहा है। 70 से क्या नंबर लिखा था तुमने? 70 से एक बार वापस लिखना, एक बार ओम ने लिखा था अभी। ओम कहाँ गया? दिख रही है मेरे को चैट। तो चलो एक काम करो, 71 बनाओ, 72 बनाओ, 71 से 72 73 74 75, ये बनाओ चलो। इसमें जितनी हो गई उतनी छोड़ देना, 71 72 73 74 75। ये है अपना फाइनल होमवर्क। ओके, ठीक है। और अब होगा क्विज। क्विज में पूरे रिवीजन होंगे क्वेश्चंस। चलो 70 ये वाला बना के लाओ, ठीक है। चलो अब क्विज लगा दो, क्विज स्टार्ट करते हैं। अब ये बनाओ, फिर पिछली बार देखते हैं वापस। हाँ प्रियांशी गुप्ता, सही है। तैयार हो क्विज के लिए? थैंक यू प्रियांशी।
अब ये वाला बनाओ एक बार ना, फिर अगली बार और बनाएंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक।